रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम आक्रमण। उत्तर प्रदेश के सियासी समर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्तासीन पार्टी है और इस महासमर में बीजेपी का दावा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। लेकिन इस दावे के पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ये दम भर पाती है कि वो इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? हालांकि दबी जुबान में बीजेपी ये भी कहती है कि हमारे साथी गठबंधन के साथी हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और यही वजह है कि हम इस बार मजबूती से 300 पार करने जा रहे हैं। तो गठबंधन के साथी बीजेपी की अपना दल की नेता और प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। अनुप्रिया पटेल जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विवेक। नमस्कार, मैं विवेक हूं और अनुप्रिया जी आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। आक्रमण में आज हम आपसे ढेर सारे सवालों का आक्रमण आपके ऊपर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी आक्रमणों को जवाब देंगी। पहला जो सवाल है मैम, सबके मन में ये एक तरीके से ये सब जानना चाहते हैं, कितनी सीटें अपना दल इस बार लड़ रही है? ये सबका सबसे पहला सवाल है, कितनी सीटें? नहीं, बहुत वाजिब सवाल है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, सभी जानना चाहते हैं, मेरे कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। पर अभी बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है, तो अभी मैं तो खुद ही नहीं इस पर टिप्पणी कर सकती। अटका कहाँ है मैम? अटका तो अब सीटों की चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना होता है और बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। बस वो लास्ट मिनट फिनिशिंग टचेस होते हैं, वही दे रहे हैं हम। एक चीज ये देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने अपने कैंडिडेट्स उतारे उन कैंडिडेट्स में मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं था, लेकिन आप सहयोगी दल हैं, आपने पहला मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, क्या मैसेज? नहीं, देखिए, स्वार की सीट है रामपुर जिले की, वहां से हमारी पार्टी ने तय किया। हमेशा ही हम अच्छे प्रत्याशियों को मौका देते हैं और हमने उस सीट से भी जिस कैंडिडेट को फील्ड किया है, एक बड़ा राजनीतिक घराना है और रामपुर की जनता के साथ बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है, बहुत ही अच्छी एक प्रतिष्ठा है उनकी, एक साफ सुथरी छवि है। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों को राजनीति में मौके मिलने चाहिए और हमारी पार्टी से अच्छे परिवारों को अवसर मिलना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रत्याशी को हमने फील्ड किया है वो बहुत मजबूती से लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे। मैम, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि गठबंधन और गठबंधन की मजबूती, आप एक बीच में एक दौर आया इसी चुनाव से पहले जब उस दौर में गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या अपना दल भी बीजेपी का साथ छोड़ सकती है? ये कयास कहां से शुरू हो गए और क्या वाकई में कोई खटपट थी या ये सिर्फ रूमर्स थे? एक इसमें चीज ऐड भी करना चाहूंगा, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि राजनीति में संभावनाओं हमेशा बनी रहती हैं, तो क्या वो संभावनाएं थी कहीं या संभावनाएं नहीं? राजनीति के लिए तो ये कहना कभी गलत होता ही नहीं है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। राजनीति में हर पल परिदृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने 3 चुनाव लड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सराखों पर लिया है, दिल से स्वीकार किया है, बहुत सारा समर्थन दिया है, सरकारें बनी हैं और चौथा चुनाव हमें लड़ना है तो उसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं जिस पे हमें काम करना बाकी है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एक अहम मसला होता है और हमारे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे बातचीत जारी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। अंतिम निष्कर्ष पर हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। नहीं, विवेक ने कट शॉर्ट कर दिया मैम। विवेक के सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन विवेक नंबर मेरा भी आना चाहिए। मेरा सवाल वही है, वो कहाँ से शुरू हुआ फिर कि बातें उठने लगी कि अपना दल भी क्या साथ छोड़ सकती, जबकि आप लोगों का साथ तो बहुत पुराना है और इस बार के चुनाव के मौके पर जब समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत मजबूती से पेश करने की कोशिश कर रही है, तो ये खटपट कहाँ शुरू हुई या हुई भी थी या सिर्फ रूमर बनाई गई? नहीं, देखिए, राजनीति में तो तमाम तरीके की परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम एक अहम सहयोगी हैं और हर चुनाव के लिए हमें साथ में मिलकर चलने की रूपरेखा तो तय करनी होती है। जब तक उस रूपरेखा के सारे कॉन्टूर्स तय ना हो जाएं तब तक वो रूपरेखा जब तय हो रही थी, कोई अड़चन बीजेपी की ओर से? नहीं, देखिए, बातचीत हमारी सीटों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटों पर ये एक पेचीदा मसला होता है और हर सीट पर आपको बहुत डिटेल में बात करनी होती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। एक सीट को लेकर अड़चन है, लोग कह रहे थे इलाहाबाद की 4 में से 3 सीटों को लेकर अड़चन है। नहीं, ये तो देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कम से कम इतनी चर्चा करते रहते हैं अपना दल की, अलग अलग कयास लगाते रहते हैं लोग, अपने अपने सबके स्पेक्यूलेशंस होते हैं।
तो इसका भी अपना मजा होता है। बीजेपी आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करे, बहुत सारे सवाल है मैम, लेकिन ये मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कि बीजेपी आंख बंद करके भरोसा करे या नहीं करे कि अपना दल चाहे जो हो जाए हमें कभी साथ छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि आप देखिए उनके अपने पार्टी के कई नेता थे वो छोड़कर चले गए, कई राजभर एसबीएसपी जैसी जो पार्टियां थी वो छोड़कर चली गई और आरोप लगा के गई, गंभीर आरोप लगा के गई कि पिछड़ों की अनदेखी की जाती है। और अभी भी ढेर सारे लोग बीजेपी वो भरोसा करे या नहीं करे आप पे? देखिए, सवाल तो ये भी उठता है कि अपना दल भाजपा पे भरोसा करे या ना करे। बड़ी बात कह रही है मैम। मजे की बात ये है, देखिए, छोटे दल, बड़े दल, 2 दल, 4 दल, जब भी कोई पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं तो हर एक पार्टनर की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और साथ में मिलकर तय करना है तो दोनों को एडजस्ट करना होता है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता किसी भी अलायंस में कि एक पार्टनर एडजस्ट करे और दूसरा अपनी अपेक्षाओं को थोपता रहे। नहीं, हम 3 चुनाव में साथ चले हैं तो यानी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो मेरा ये कहना है कि विश्वास और अविश्वास, ये जो शब्द होते हैं, ये अलायंस के हर पार्टनर के लिए लागू होते हैं, चाहे हम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का मन है हमारे साथ चलने का और हमारा भी मन है उनके साथ चलने का तो चलेंगे, दोनों में से किसी एक का भी मन खराब होगा तो बात नहीं बनेगी। पर मैम सवाल तो ये ना, जो लोग छोड़ करके गए वो लगातार पिछड़ों की, ये कहते हैं कि पिछड़ों की उपेक्षा हुई। आप भी पिछड़े समाज से आती हैं, तमाम उन लोग की राजनीति करती हैं, क्या पिछड़ों की उपेक्षा हुई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ, उसमें 2 बातें मैं कहूंगी। पहला तो ये कि चुनाव के ठीक पहले अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है उत्तर प्रदेश की और देश की और तमाम राज्यों की राजनीति में कि ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक पहले चुनाव के हम बहुत सारा ये क्रॉसओवर देखते हैं, लोग अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट करते हैं, कोई इधर से उधर जाता है, कोई उधर से इधर आता है, यहाँ से कुछ लोग उधर गए हैं तो उधर से भी कुछ प्रोमिनेंट चेहरे इधर आए हैं। तो ये मूवमेंट दोनों तरफ है। इसमें कई बारी ये कैलकुलेशंस भी होती हैं कि हम जिस पार्टी से पिछला चुनाव लड़े हैं, क्या पार्टी के इंटरनल सर्वे में हमारी स्थिति है, कहीं हमारा टिकट तो नहीं कट सकता है। अब जो भी लंबे समय से राजनीति में है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, उसके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े होते हैं, तो वो अपनी सीट रिपीट भी करना चाहता है, टिकट भी चाहता है। तो मुझे लगता है कि जब ये संभावनाएं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हैं तो चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के निर्णय किए जाते हैं। उपेक्षा की बात, उपेक्षा हुई या नहीं हुई, बस इतना। नहीं, देखिए, मैं उपेक्षा के जो तमाम उन्होंने बातें कही हैं तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी जाएगा तो कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। अब सारे पत्रों में एक ही जैसी भाषा है, एक ही जैसे शब्दों का चयन है, तो एक ही सुर निकल रहे हैं सबके। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन में एक खास बात रही है, पिछड़े और दबे कुचले समाज के हक अधिकार से जुड़े हुए जो विषय समय समय पर आए हैं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, हम उसे समय समय पर उठाते रहे हैं। हमने बीजेपी टॉप लीडरशिप के साथ भी उठाया है, एनडीए की बैठक में भी उठाया है, कुछ मसलों के समाधान हुए भी हैं और मेरे पास उदाहरण भी हैं। लेकिन सामाजिक न्याय का जो विषय है ये बहुत बड़ा है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सारे मसलों का समाधान हो गया है। समाधान की बात कही, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, उसमें पिछड़ों के जो आरक्षण की बात है वो एक मुद्दा है। हालांकि अभी भी जो भर्तियां जो थी अभी तक नहीं मिल पाई, जो पिछड़ों को जहां पर होनी थी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। आपने स्वयं वो उदाहरण दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण आया उसमें हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कई महीनों तक आंदोलन करते रहे और हमने इस विषय को शीर्ष स्तर तक उठाया और निरंतर उठाया, क्योंकि इसमें आरक्षण संबंधी विसंगतियां हुई थी और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस विषय को संज्ञान में हम लाए और इसमें समय भी लगा। मैं ये भी कहती हूँ कि इसमें समय भी लगा, लेकिन अंततः उसमें एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की गई। मैं कहूँगी कि चरण हमने पार किया, लेकिन अभी नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, उसके लिए भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये ऐसा मसला था जिसको अपना दल ने उठाया भी और उसका समाधान भी हमारे गठबंधन में किया गया है। तो ये एक तरीके से जो पिछड़ा वर्ग जो ये अभी क्यों लगता है, मतलब ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार, क्योंकि अब एक तरीके से जो इलेक्शंस हैं, मतलब 1 महीने बाद इलेक्शंस हैं, जो विपक्ष के दल हैं वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि इसी तरीके की भर्तियां नहीं हो पाई और भर्तियां न हो पाने से फिर अभी भी वो लगातार उन वोटर्स को, लगातार उन बच्चों को कहते हैं जो शिक्षक भर्ती में जा रहे थे कि आप देखिए उस सरकार ने आपका कुछ नहीं कर पाए, हम आएंगे तो हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए डेंट। देखिए, ऐसा है कि 2012 से 2017 का भी जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो भी हमारे लोगों ने देखा है। उस वक्त उनके साथ कितना इंसाफ हुआ वो भी लोगों ने देखा है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, नीट एग्जामिनेशन का। ये मैं इसकी कई बार चर्चा कर चुकी हूँ।
नीट एग्जामिनेशन में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों के आरक्षण, ओबीसी आरक्षण कभी लागू नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लागू करने की बात कही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण तब भी लागू नहीं किया गया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। और ये बहुत सारे दल जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का सवाल उठा रहे हैं, आप उस वक्त उस सरकार को सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या आपको पिछड़ों की चिंता थी? क्या आपने ओबीसी रिजर्वेशन उस ऑल इंडिया कोटा में लागू कराने के लिए आवाज उठाई? आप चाहते तो ये हो सकता था, क्योंकि वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो सरकार तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, आपके सपोर्ट पर टिकी हुई थी। क्या तब ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण था? आपको पिछड़ों की चिंता थी, नियति में खोट दिखता है। आपको पिछड़ों की चिंता नहीं थी, इसलिए आपने इस विषय पर चिंता नहीं की, आपने इसकी मांग भी नहीं की। इसका समाधान तो आज हुआ ना, अपना दल ने इस विषय को उठाया, मोदी जी की सरकार ने उसका समाधान किया। तो आपको कुछ ऐसे वाजिब प्रश्न है जिनका जवाब देने पड़ेंगे। जब आप पिछड़ों की इतनी बात करते हैं तो आपको इसका भी जवाब देना चाहिए। इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो आपकी नियत और नियति की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आप पिछड़ा वर्ग के ऊपर छोड़ दीजिए, वो स्वयं तय कर लेगा, क्योंकि सब समझदार हैं, सब जागरूक है और सबको समझ में आता है कि कौन लिप सर्विस पे करता है, कौन वाकई में मसलों पर लड़ता है। मेरी पार्टी ईमानदारी से खड़ी रहती है, ऐसा कोई विषय नहीं है पिछड़ों के हक से जुड़ा हुआ जो हमने कभी उठाया नहीं। हमारी पार्टी निरंतर इस विषय को उठा रही है कि आज राज्यों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, उनका जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग से ज्यादा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इस पर सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। एक दिन में समाधान नहीं हो सकता, ये लंबी प्रक्रिया है। अनुप्रिया जी, कोई बात सरकार से, क्योंकि आप तो अपनी बेबाकी से बातों को रखने के लिए भी जानी जाती है और आप जो मजबूत स्तंभ है, मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर कोई गठबंधन का साथी बहुत मजबूती से अपनी बात कह सकता है तो वो अपना दल है। तो आपकी कोई बात इस दिशा में? बिल्कुल। मैं देखिए, लोकतंत्र में हमें एक बात हमेशा समझनी चाहिए, आपकी असली ताकत आपका संख्या बल होता है। आज बीजेपी के कितने एमपीज हैं, कितने एमएलएज हैं और अपना दल के कितने एमपीज हैं, कितने एमएलएज हैं। हमारी राजनीतिक ताकत संख्या बल की दृष्टि से सीमित है। हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी उतना बड़ा नहीं है राज्य की विधानसभा या देश की लोकसभा में जितना भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों का है, लेकिन फिर भी हर मसले को हम मजबूती से उठाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैंने एक बार कोई मसला उठा दिया तो तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा, ये बात मैंने कभी नहीं कही। लेकिन आप हमारी परसिस्टेंस देखिए, निरंतरता देखिए कि हम उन मसलों के लिए लगे रहते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में हमारा संख्या बल बढ़ेगा तो हमारा हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। आपने एक कंपैरिजन किया कि बीजेपी के पास संख्या बल भी ज्यादा है और चूंकि आपकी पार्टी के अपने लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन पिछली बार की अगर इलेक्शन की बात करें, आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी ये एक ड्रीम परफॉर्मेंस कह सकती है कि 11 में से 9 सीटें जीत जाना। तो वो 9 सीटें जीत जाने के बाद इस बार के चुनाव में अपना दल की अपनी रणनीति क्या है? और चूंकि आपने अब से पहले जिक्र भी कर दिया कि हर पार्टी का अपना सर्वे भी होता है, तो वो सर्वे आपका क्या कहता है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों के लिए सेफ है, और आपके कार्यकर्ताओं की उम्मीद या उनकी डिमांड्स क्या है? देखिए, सीटों की संख्या मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक बात पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि आप जितनी भी सीटें अपना दल लड़ेगा, आप देखिएगा हमारा स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव से भी बेहतर होगा और हमारे पार्टी की पोजीशन आपको और बेहतरीन नजर आएगी, क्योंकि बहुत ईमानदारी से हमारी पार्टी खड़ी रही है, अपने मसलों पर और काम किया है। ये खबरें या रूमर्स ही चल रही हैं कि 15 सीटें इस बार अपना दल को दी जा रही है, इससे ज्यादा है? कल तो बहुत जगहों पे 36 भी चली। नहीं, ये कहा कि 36 मांग की गई आपकी ओर से। नहीं, देखिए, मैंने किसी प्रकार का कोई आंकड़ा आज तक मीडिया में कहीं कोट नहीं किया है। ये हमारी एक पार्टी का संस्कार ही समझ लीजिए कि हम बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के साथ जो भी बातें करते हैं, जब तक वो अंतिम स्वरूप धारण नहीं कर लेती है, हम कभी भी उसको मीडिया में लीक नहीं करते हैं, कहीं उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं औपचारिक रूप से ही अपनी सीटों की संख्या का ऐलान करूंगी। अपना दल पहले से ज्यादा सीटें लड़ेगा, अपना दल जो भी सीटें लड़ेगा उस पर हमारा स्ट्राइक रेट बेटर होगा। एक बड़ी महिला नेता का चेहरा तो आप एनडीए के लिए हैं, तो अगर बीजेपी आपको उस तौर पर इस्तेमाल करें तो कौन सा रीजन आपने सिलेक्ट कर रखा है कि आप बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते? नहीं, देखिए, अब फिर आप कह रहे हैं लाभ हानि की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए लाभ हानि के राजनीति चलती है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये म्यूचुअल होता है। बीजेपी के लिए अनुप्रिया पटेल फायदेमंद है तो अनुप्रिया पटेल के लिए भी बीजेपी फायदेमंद है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ फायदा होता है।
गिव एंड टेक होता है। पॉलिटिक्स में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, कोई किसी पर दया भी नहीं करता। हमारा रिश्ता चल रहा है क्योंकि हम दोनों जब साथ आते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक और एक 11 बनते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होकर उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना साथ आकर करते हैं। एक छवि तो ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मैम कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के विरोधी है। ये जो आपके अपने छिटक कर दूसरे पार्टी में गए, ये उनके आरोप हैं और उसमें आप फहरिस्त बहुत लंबी है। नहीं, तो ऐसा है कि ये परसेप्शन कैसे चेंज कीजिएगा और खास देखिए तौर पर ये जिम्मेदारी आपको ये होगी है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरे गठबंधन की बात करने की है। बीजेपी का परसेप्शन कोई और क्या बनाता है वो बीजेपी ने तय करना है, बीजेपी ने लड़ना है, बीजेपी ने अपनी इमेज बनानी है, मैंने थोड़ी ना बनानी है। मैं तो अपना दल की बात करूंगी, मैं तो ये करूंगी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने क्या काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअली अपने परसेप्शन पे काम करना आता है। सक्षम पार्टी है, सक्षम लीडरशिप है, उनके पास पूरी स्ट्रैटेजी, आप एकदम चिंता मत करिए। अनुप्रिया जी, एक मुद्दा जाति जनगणना को लेकर के है, आप इसकी पक्षधर रही हैं और तमाम जो विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इसकी बात करते हैं, पर भाजपा अभी तक की जो एक तरीके से चीजें देखने में, अभी तक कभी ऐसा कोई क्लियर कट मैसेज नहीं कि वो चाहती जाति जनगणना। इस मुद्दे पर आप कैसे भाजपा के साथ हैं और अगर विपक्ष ये चीज करवाता है तो क्या कभी उनको समर्थन अगर आपको देना पड़ा तो आप दे सकती हैं? देखिए, आई एम नॉट अ सूटसेयर, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। समय और परिस्थितियों के अनुरूप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने निर्णय लेती है। हाँ, ये सच है कि जातीय जनगणना की बात हमने हमेशा की है, हर प्लेटफॉर्म पे की है और हम इसके पक्षधर हैं। हम मजबूती से ये बात कहते हैं कि 1931 के बाद से इस देश में जातीय जनगणना नहीं है। भारत की सामाजिक संरचना का आधार जाति व्यवस्था है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसे सीमित मत करिए। अक्सर मैंने ये चर्चा सुनी है कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती है, बिहार में जाति की राजनीति होती है। ये गलत परसेप्शन है। इस देश में जाति की राजनीति हर जगह होती है। जब हम सभी समाज के बीच में से निकल आए हैं और हमारा समाज अलग अलग जातियों उपजातियों में बटा हुआ है। भाजपा ये क्यों नहीं चाहती? नहीं, भाजपा देखिए, इतना बड़ा ये एक निर्णय कोई एक झटके में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस बनाने वाले वहां पर ग्रुप्स हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी को एक बड़ा निर्णय लेने में समय लगता है और ऐसा नहीं है। कोई बात हुई मैम आपकी इस दिशा में? कोई बात? बिल्कुल, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से एनडीए के बैठक में भी, व्यक्तिगत बातचीत में भी, संसद के फ्लोर पर भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी कास्ट सेंसस की पक्षधर है। विपक्षी दल सवाल उठाए तो समझ में आता है कि हो सकता है कि ये विपक्ष की राजनीति हो। अगर अपने घर से कोई आवाज उठाएगा तो जवाब कुछ न कुछ देना होता है। और एक चीज मैंने फिर कहा, एक सवाल इसमें और है, जो भी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं उन तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं इस एक जातियों को लेकर के ही राजनीतिक दल हैं, क्योंकि आपका जो वोट बैंक वो एक फिक्स है, ठीक है, आप उसके बाद और लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो इस तरीके से ऐसा क्या है, मतलब भाजपा ये चाहती है कि अगर वो ये कर देगी तो आपको कोई फायदा हो जाएगा और भाजपा को नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं करना चाहती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक ऐसा वर्ग है जो इसका समर्थक है। मैंने फिर आपसे कहा कि हमारी पार्टी छोटी है, लेकिन एक बड़ी पार्टी के अंदर किसी भी बड़े मसले पर कंसेंसस बनाने में टाइम लगता है। हो सकता है आज जो चीज आपको ना दिखाई पड़ रही हो, समय रहते वो चीज आपको दिखाई पड़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले भी रही है ना देश के अंदर, पर क्या ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? नहीं मिला। मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो पहले नहीं हुआ वो इस बार हुआ या नहीं हुआ? तो समय के साथ पार्टियों की सोच, पार्टी के अंदर का वातावरण, पार्टी का किसी भी विषय पर कंसेंसस बनना या ना बनना, इन परिस्थितियों में भी बदलाव आता है। तो हम एक झटके में किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस विषय पर विचार नहीं चल रहा होगा? ये मेरा आकलन है, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये समय की जरूरत है। देश के अंदर कास्ट सेंसस होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए विभिन्न जातियों की संख्या के प्रामाणिक आंकड़े क्या हैं। लेकिन सवाल मैम वही है कि आपने कहा कि आपने इन बातों को सामने रखा, तो रिएक्शन बीजेपी का क्या है? क्या कहते हैं वो लोग? नहीं, देखिए, वो मुझसे क्या कहते हैं ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे नहीं बता दूंगी, क्योंकि बातचीत का बहुत दौर होता है। नहीं, मैंने अभी आपको इतना अच्छे से समझाया, इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया, और हर किसी व्यक्ति ने मुझसे क्या कोट किया ये तो मैं यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक बड़ी पार्टी है, एक बड़े विषय पर उनको भी अपनी पार्टी के अंदर कोई मत बनाने में समय लग सकता है। एक चीज ये मैम,
अब 22 का जो चुनाव है, 10 मार्च को जो भी रिजल्ट है XYZ, ये है कि भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे को टक्कर तो दे रही है, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं। अगर आप एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में रहती हैं, क्योंकि अगर सीटें दोनों तरफ से अगर मतलब 202 का जो आंकड़ा है वो नहीं पार हुआ, आपके पास कहीं इधर उधर का कोई ऑप्शन हुआ, क्या करेंगे? अब सारे सवाल आप अभी पूछ लेंगे, सारे जवाब भी आप अभी ले लेंगे। देखिए, पहले तो इसकी कोई संभावना ही मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आप ये नहीं कह सकते कि लड़ाई नहीं है, और लड़ाई तो होनी भी चाहिए। संग्राम जितना भीषण होता है, जीत का मजा उतना कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हमने जिस गति से काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे भी उतरे हैं। हमने उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को नए पर लगाए हैं और हम रिपीट करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये जो आप एक तस्वीर बना रहे हैं, ये संभावना आपको नजर ही नहीं आएगी 10 मार्च के बाद। अच्छा, एक चीज और, आपके विधायक रहे अयोध्या से खब्बू तिवारी, आपकी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। समर्थन आपका था वहां पे उनका? नहीं, हम तो सहयोगी दल है, तो हमारा तो हर सीट पे समर्थन था। अच्छा, उस तरीके की जो दागी छवि के, मेरा सवाल इसलिए, जो दागी छवि के जो लोग हैं, क्या उनको अपना दल किसी भी तरीके से उनकी भूमिका देखती है, उनको कहीं से टिकट देगी या दागी छवि को इग्नोर करेगी? मेरे 11 कैंडिडेट्स आपने पिछली बार देखे, एक भी दागी था, एक भी नहीं। जिस पार्टी ने दागी कैंडिडेट्स उतारे हो, आप उनसे प्रश्न करिए। मेरी पार्टी ने तो दागी कैंडिडेट्स उतारे ही नहीं। 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, एक भी व्यक्ति के दामन पर कोई दाग नहीं है। हमने एसटी कैंडिडेट उतारे, हमने एससी कैंडिडेट्स उतारे, हमने गरीब कैंडिडेट्स उतारे, दागी तो एक भी नहीं था। तो ये प्रश्न तो मेरे लिए बनता ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैम, आपके पिताजी ने ये पार्टी स्टैब्लिश की, लंबा उन्होंने संघर्ष किया, पर जब आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, जब आपके पास पार आई, उसके बाद से आप पार में आई, तो क्या लगता है कि मतलब भाजपा के साथ गठबंधन पे जाने के बाद ही अपना दल को जो एक तरीके से जो उसको मुकाम था वो मिल पाए? क्योंकि पिताजी का एक लंबा संघर्ष था, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाता था, ऐसा? 2012 में मैं रोहनिया सीट से जीती थी, 18,000 वोटों से जीती थी, समाजवादी पार्टी की भीषण लहर में जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं था। तो ये तो शायद आप मुझसे नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर ही सफल हुई हूँ। निश्चित रूप से ग्राफ बढ़ा है अपना दल का, भारतीय जनता पार्टी कितने साल उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी साथ आए, हम लोगों को मोदी जी का एक विराट व्यक्तित्व मिला, उनकी लीडरशिप मिली। दोनों दलों की अपनी अपनी ताकत है, हम एक दूसरे की ताकत को डिनाई नहीं कर सकते। उनकी ताकत हमसे बड़ी है, लेकिन हमारी भी अपनी ताकत है, और साथ आने पर ही हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इतना विराट व्यक्तित्व हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा जो शायद जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो संभव हुआ है। एक चीज़ और मैम, चूंकि जो आपका दल है, जो आपकी पार्टी है, अभी वो पूर्वांचल में उसका जो एक तरीके से जो लोग हैं या जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो आपके विधायक है, पूर्वांचल सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है। उसको आगे के विस्तार के तौर पर अवध में जाना अगर हो जाए, या फिर ब्रज क्षेत्र में जाना, पश्चिम में जाना, उसको लेकर के आप कैसे अपना काम कर रही हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर रही हैं, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, क्या है उसका? मेरी पार्टी निरंतर अपने संगठन पे काम कर रही है, और इसीलिए मैंने आपको इस साक्षात्कार के शुरुआत में कहा कि जब हमारी सीटें निकल कर सामने आएंगी, तब आप स्वयं देखेंगे कि अपना दल ने अपने संगठन में किस प्रकार विस्तार किया है। आज हमारा बड़ा सहयोगी दल हमको एक दायरे से निकालकर उत्तर प्रदेश में हर जगह अकोमोडेट कर रहा है, यानी वो भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने संगठन पर काम किया है। आम जनमानस के बीच हमारी एक जो पकड़ है, जो लोकप्रियता है, या जो लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है, वो बढ़ा है। और हम अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करते हैं, तो हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वोटर का भरोसा मिलेगा, वो जीत में तब्दील होगा। तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, वो अपने आप धीरे धीरे दिखाई दे रही है। एक सवाल और मैम, आपके तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से या अंदर खाने में एक सवाल कहीं ना कहीं उभरता है कि आप और आपके पति, आप दोनों लोग का जो डिसीजन मेकिंग है, वो मतलब बिना किसी से पूछे, कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप या कार्यकर्ताओं से बिना कुछ पूछे आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसा ये आरोप लगता है। इस तरीके कौन लगाता है ये आरोप? ऐसा अंदर खानों में कई जगहों पे चर्चा है। अंदर खाने में कौन है जो आरोप लगाता है? वो हमारी पार्टी के संस्कार को, हमारी पार्टी की परंपराओं को, हमारी पार्टी के वातावरण को, हमारी पार्टी के स्ट्रक्चर को नहीं समझता।
ऐसा कौन अज्ञानी व्यक्ति है जो इस किस्म के सवाल उठाता ऐसा है? नहीं कि आप और आपके पति दोनों मिलकर के डिसीजन नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं, नहीं है। पार्टी की अध्यक्ष मैं हूँ और मेरी पूरी एक कमेटी है, हमारी पूरी। परिवारवाद को लेकर किस तरीके के लोग, कौन सा परिवारवाद है यहाँ? मतलब दोनों फैमिली में पति पत्नी मिलकर के डिसीजन लेते हैं, इस तरीके के लोग? नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा है कि अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, अपना दल के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ अज्ञानी व्यक्ति बैठे होते हैं, इस प्रकार का वक्तव्य देते रहते हैं। हमारी पार्टी के तरीके से चलती है। हमारे पार्टी के अंदर छोटे से लेकर बड़ा डिसीजन हमारे पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मिलकर तय करते हैं। इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और आशीष जी भी वैसे ही पार्टी के एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं जैसे हमारे अन्य साथी हैं, देखिए सब बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के आरोपों का कोई आधार नहीं है। और इतना ही कहूंगी कि जो लोग मेरी पार्टी को नहीं समझते या जो मेरे पार्टी की लोकप्रियता से घबराते हैं वो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव ने आज एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान उतना बड़ा भारत का दुश्मन नहीं है जितना भाजपा उसको रिप्रेजेंट करती है। आप इसको कैसे देखती हैं? तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान से बहुत प्रेम उमड़ रहा है, या क्या वो इस बात को डिनाई करना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है? हम अपने पड़ोसियों को नहीं चुनते। पाकिस्तान हमारे लिए किस किस्म की समस्याएं खड़ी करता है या चीन हमारे लिए किस किस्म की समस्याएं खड़ी करता है, ये पूरे 130 करोड़ भारतीय जानते हैं। और हमारे देश की सरकार, हमारी सेना उनको जवाब देने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के लिए व्हाट डू यू हैव इन योर किटी? क्या देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या विजन है, आप उसकी बात करिए। 2012 से 2017 के बीच में आपने क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता को, उसकी चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसे भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो एक कास्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो अभी भी पॉलिटिक्स है? मतलब एक तरीके से कहा था विकास पर राजनीति होगी, लेकिन अभी भी जैसे छोटी पार्टियां हैं, आपका दल हुआ, ओम प्रकाश राजभर का दल हुआ, इसी तरीके से और भी दल हैं, तो ये लगता है नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो एक जातिगत समीकरण को देखते हुए अपने लोगों को चुनते हैं? क्योंकि आप पब्लिक में जाती हैं, जब आप पब्लिक के बीच में जाती हैं, आप अपने वोटर्स के पास जब जाती हैं, उनका क्या इंटरेक्शन रहता है? मतलब अभी भी विकास से के कंपैरिजन में जो कास्ट है वो हावी है, इसको आप देखती हैं क्या? मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब उत्तर प्रदेश की बात आती है या बिहार की बात आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि चूंकि ये दोनों राज्य सोशल जस्टिस की विचारधारा की नर्सरी रहे हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जाति हावी हो जाती है। लेकिन देश के हर राज्य में कास्ट अरिथमेटिक के बैलेंस को बनाया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जब वो टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जब आपके देश की सामाजिक संरचना सोशल फैब्रिक में जाति है तो हर जाति की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हर जाति को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और लोकतंत्र को मजबूत करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है कि आपका देश जो एक गुलदस्ते के रूप में है उसमें हर फूल को अपना स्थान मिलना चाहिए, तभी वो खूबसूरत दिखता है। एक ही फूल से अगर सजाने की कोशिश करेंगे तो उसकी खूबसूरती मिट जाएगी। तो ये सब करते हैं। विकास के कंपैरिजन में कास्ट पॉलिटिक्स आज भी उत्तर प्रदेश में है, ये कहा जा सकता है। देखिए, आप कतई इन दोनों बातों की तुलना नहीं कर सकते। हमारी सोशल फैब्रिक में कास्ट है, इसलिए हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। Whether it is a bigger political party or it is a smaller political party, सबको देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी जब टिकट्स डिसाइड करती है तो कास्ट अरिथमेटिक के संतुलन को साधती है। हमारे जैसी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या जहां तक कि हम अपना संगठन भी बनाते हैं तो हम कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रखते हैं। हमें भी हर किसी को साथ में लेकर चलना है, लेकिन हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना एक विषय है, उत्तर प्रदेश या देश के विकास को आगे लेकर जाना दूसरा विषय है। एक विषय दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता, दोनों का अपना महत्व होता है। हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो ये है सबका साथ, हर जाति को रिप्रेजेंटेशन, और ये है सबका विकास देश और प्रदेश का। सो बोथ हैव टू वॉक पैरेलल, हैंड इन हैंड।
मैम अब क्योंकि बात विवेक के सवाल बहुत लंबे विवेक लिख कर लाया है तो वो मौका नहीं दे रहा है लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन पर आती है, क्योंकि कास्टिसिज्म की पॉलिटिक्स, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक सोशल इंजीनियरिंग होता है, लेकिन इस बार के चुनाव में एक 80 और 20 वाला एक फॉर्मूला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, उसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, अब उनका अपना फॉर्मूला है, उनका अपना सोचने का नजरिया है, मुझे उसे एक्सप्लेन नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी साथ में आए हैं तो हमने सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट का एक कॉकटेल बनाया है, एक कॉम्बिनेशन बनाया है, और मैंने दोनों का महत्व आपको समझा दिया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी से गवर्न होने वाली है, ये मेरा अपना आकलन है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ अलग अनुमान हो सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये क्योंकि वो आपको भी साथ लेकर, जिस चश्मे से वो बीजेपी को देखेंगे उसी चश्मे से वो अपना दल को भी देखेंगे, तो वो आरोप इसी तरह का लगाते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ हैं जो शायद सोशल जस्टिस नहीं चाहती पिछड़ों की। देखिए, मुझे इस बात की चिंता कतई नहीं है कि मेरे विपक्षी मुझे कौन से चश्मे से देखते हैं। मेरी चिंता ये है कि मेरा वोटर, उत्तर प्रदेश का आम मतदाता, उत्तर प्रदेश की आम जनता मुझे किस नजर से देखती है, और मुझे उनकी नजर में प्यार दिखता है अपना दल के लिए। मुझे दिखता है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुझे पूरा समर्थन देने जा रही है, और इसलिए मैं पूरे विश्वास से आपके चैनल पर इस डिबेट में कह रही हूं कि जहां जहां अपना दल का प्रत्याशी लड़ेगा, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के मतदाता का प्रेम। ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, मैंने जिस ईमानदारी से काम किया है। पूर्वांचल की बेल्ट से अलग हटकर भी प्यार दिखेगा। मिर्जापुर की तो मैं सांसद हूँ, मिर्जापुर ने तो मुझे आसमान पर पहुंचा दिया, देश की संसद में पहुंचा दिया। मिर्जापुर की जनता के आगे तो मैं ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। लेकिन मेरी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से एक एक जिले में काम किया है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जैसे हम पहुंचे हैं, सराखों पर बिठाएंगे अपना दल के प्रत्याशियों। संभावना का जिक्र आपने किया, जब हमने इस चर्चा की शुरुआत की आपने कहा कि राजनीति में संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। अब उस संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, और वो तो मानकर चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको लेकर क्या संभावनाएं आप देखती हैं? और अगर वो राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा रहे बीजेपी पर, तो उनके आरोपों को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक दल चलाते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावी बैटल में है। तो अब अगर वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की वो एक बार रह चुके हैं, दोबारा वो आकांक्षा उनकी है या उनका वो सपना है, तो मेरा हस्तक्षेप किसी के सपनों पर नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी लोग देखते हैं। रही बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की अदालत में हम सब हैं, जनता को तय करने दीजिए। मेरा अपना आकलन है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, 5 साल में उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है, दूसरा एम्स बन रहा है, ये जो सारा काम डेवलपमेंट का हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मे भी हमारा वोटर साइलेंट है, लेकिन आपको जब बटन दबेगी ईवीएम की तब नजर आएगा, ये सपने बिखर जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट में आपका एक प्रतिनिधित्व है, और वो प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिहाज से भी होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझूं तो पिछले 5 सालों में जब योगी सरकार आई, खास तौर पर तो महिलाओं के लिए क्या खास काम किया गया? क्योंकि आज भी विपक्ष जो सवाल उठाता है कि आपने शुरू तो किया था ये कहते हुए कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बना देंगे, लेकिन आज स्क्वाड तो कहीं दिखती नहीं। महिलाओं का कितना भला हो पाया? देखिए, ऐसा है कि अब आप अगर डिनाई करना चाहें कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर नहीं हुआ है, तो अगर आप ऐसा कोई कुतर्क देंगे तो मैं उसको काट नहीं पाऊंगी। मैं ये महसूस करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमने पहले से ज़्यादा एक सुरक्षित माहौल कायम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया है, महिलाएं पहले से ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट पा सकी हैं, और उत्तर प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है वो जब बटन दबाएगी तो इस बात का फैसला करेगी और प्रमाण देगी। आपने एक गुलदस्ते का जिक्र किया था मैम, जो अगर उस गुलदस्ते का जिक्र किया जाए तो एनडीए के पास आप हैं, निषाद हैं, और उसी तरीके से अखिलेश यादव ने लगभग 11 दलों के साथ गठबंधन किया है, तो उनका गुलदस्ता तो और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए का गठबंधन और सपा का जो गठबंधन है, उस गठबंधन का जो अलग अलग स्वरूप है उसको कैसे देखती हैं, और जो वोटर है वो किस गठबंधन की तरफ, क्योंकि उधर प्रतिनिधित्व उनका कहना है कि ढेर सारे अलग अलग जातियों के नेता उनके पास हैं। नहीं, अच्छी बात है। ये जो राजनीति का दौर आया है अब देश के अंदर, आप देखिए कि गठबंधन की राजनीति का ही दौर है।
क्योंकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटे बड़े दल हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि सब साथ आके एक सामूहिक ताकत पैदा करते हैं। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि उधर एक गठबंधन नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमारा जो गठबंधन है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। दूसरे तरफ जो है उसमें जो लीड कर रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है गठबंधन का, उसको तो जनता देख चुकी है। अब जो नेतृत्व करता है उसकी परफॉर्मेंस को देख चुकी है। सरकार बनने पर उन्हीं के पीछे पीछे सबने चलना है। तो मुझे लगता है कि विश्वास का जो एक वॉल्यूम है वो हमारे गठबंधन के प्रति ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने एक बदला हुआ स्वरूप, एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश देखा है, और इधर सब कुछ अभी संदेह के घेरे में है। एक आखिरी सवाल मैम, विवेक की फहरिस्त अभी भी बहुत है। तो एक आखिरी सवाल मैम, गठबंधन आप सब मिलजुल कर क्या टारगेट आप लोगों ने सेट किया है, कितनी सीटें, और आपका प्रतिनिधित्व इस बार के गठबंधन में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना? जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी परिणाम घोषित होंगे तब आप स्वयं बोलेंगे जानदार, शानदार, जबरदस्त जीत एनडीए गठबंधन की। आपका प्रतिनिधित्व? हमारा प्रतिनिधित्व, सरकार बनेगी तो हमारा प्रतिनिधित्व भी आ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अपना दल बड़े हुए स्वरूप में आपको नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो अपना दल कहां खड़ी है बतौर पार्टी? पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दल का विस्तार हो चुका है। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर अपना दल का सिपाही है। बहुत शुक्रिया मैम। तो हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी थी, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में जो सवाल पूछे गए जवाब भी उसी अंदाज में दिए, और जाहिर तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन जो है इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है।